अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एयरटेल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज और दुआ गो हूं कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे और हर गुजरते दिन के साथ ढेरों ढेर कामयाबियां खुशियां आपका मुकद्दर बने। हालात किसी तरह से हों, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है और ये ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल आता है तो हम अल्लाह की ज़ात के बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हम मदद मांगते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होता है तो हमारे दरमियान का ये जो ताल्लुक है ना, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो कोशिश क्या करें कि इसे हमेशा मेंटेन करके रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप अच्छे वक्त में रब की ज़ात को याद रखते हैं तो रब जो है वो मुश्किल में कभी अपने बंदे को नहीं भूलता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ज़रूर रखा करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगी। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज शहर फैसलाबाद की वेदर अपडेट्स क्या है, शहर का मौसम क्या कह रहा है। ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद में अगर मौसम की सूरत हाल पर नजर डालें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुम पड़ने की वजह से जो है वो मौसम में खासी जो है वो अजीब सा एक चिपचिपाहट सा, एक घुटन का एहसास होने लगा है। लेकिन आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और सूरज जो है वो बड़ी ही आबोताब के साथ चमक रहा है। थोड़ा सा सूरज जो है वो आज मौसम में देख रही थी कि हवाएं जो है वो चल रही हैं और थोड़े से बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। सूरज कभी जो है वो बादलों की ओर में चला जाता है कभी ये, लेकिन अभी भी गर्मी की जो शिद्दत है वो ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी भी काफी परेशान दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पे वो जो गर्मी के तासुरात होते हैं। और जब आप काम के लिए घर से बाहर निकलते हो तो कोशिश क्या करें कि अपने साथ कुछ जरूरी चीजें हैं वो जरूर साथ लेकर निकलें। अपने सर को और फेस को कवर करने के लिए कोई सॉफ्ट सा फैब्रिक अपने पास रखा करें या मास्क का इस्तेमाल किया करें, पानी की बोतल रखा करें, खाने पीने के लिए कुछ जरूर साथ में रखा करें ताकि अगर एकदम से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनका ब्लड प्रेशर अगर डाउन हो जाता है, डायबिटिक हैं आप, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आपके साथ कोई ना कोई चीज़ होता है कि अगर आपकी गर्मी की शिद्दत की वजह से तबीयत ख़राब होती है तो आप फ़ौरन से जो है वो कुछ खा लें। पानी अगर आपके पास है, अगर ठंडा नहीं भी है, नॉर्मल पानी भी आप पिएंगे तो भी आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। तो गर्मी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इस गर्मी की शिद्दत में आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों का और बड़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और बस कोशिश क्या करें कि हमेशा खुश रहें। ज़िंदगी में जो है वो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत भी है, बड़ी लिमिटेड सी भी है, नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है। तो जो हाल है उसी में जीना सीखें और उसी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो गर्मी की तो हमें पता है कि शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैसलाबाद में और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो गर्मी जिस तरह से बढ़ती है लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। महंगाई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है लेकिन लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन तो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वहीं पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कारोबारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। महंगाई ने कारोबार को कितना मुतासिर किया है, लोड शेडिंग कितना ज़्यादा जो है वो इसमें हडल्स पैदा कर रही है अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, कारोबार को जो है वो आगे लेकर चलने में। और जितना ही जैसे जैसे हम देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ती हैं क्योंकि अगर लोड शेडिंग होगी, जनरेटर्स चलेंगे, पेट्रोल महंगा है तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये बहुत सारे जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, कारोबार आज की महंगाई के दौर में करना कितना मुश्किल हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और उन्हीं के साथ अब्दुल्ला कादरी मौजूद हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCIN डायरेक्टर सितारा लिबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? आपकी तशरीफ आवी का भी शुक्रिया। और साथ ही साथ अब्दुल्ला, पहले मैं आपसे बात का आगाज करूंगी। जैसे मैंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो महंगाई ने कारोबार को मुतासर तो आई एम श्योर किया है, लेकिन गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बिजली के एक तो महंगा होना और फिर बिजली का मैसर ना होना, ये कारोबार को कितना ज्यादा मुतासिर करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि बिजली जो है वो, एक तो आपने लोड शेडिंग की बात की, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स फॉर द इंडस्ट्री। आज से कोई तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंस किया था, स्पेशल मीटिंग कॉल करके 1 पॉइंट एजेंडा था विच वाज रिगार्डिंग द टैरिफ्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंडस्ट्री। उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया था कि एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 35 रुपीज़ की बिजली की जाएगी, जो कि इस वक्त रफली कोई 55 से 60 रुपये इस वक्त हम लोग पे कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही हैं।
अब 35 रुपए का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, प्लस कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंफ्यूजिंग चल रही है कि क्या चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी जो लोड शेडिंग की बात है, अब लोड शेडिंग अनअनाउंस लोड शेडिंग और ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बिल्कुल। सो ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर एक्सपेंडिचर्स। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्लेज अ मेजर रोल, जिस वजह से अगर कॉस्ट कम ना की गई, अब और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के हवाले से, चीज़ें जी एक्सपोर्टर्स बिल्कुल। के ऊपर डाली गई और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो रीजनली कंपैटिटिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हमें नहीं मिल रहे। आप इसको कंपेयर करें यूएस के अंदर पर यूनिट कॉस्ट शायद हमसे, शायद नहीं, डेफिनेटली हमसे कम है, जो रफली 0.17 सेंट्स चल रही है वहाँ पे, डॉलर्स वहाँ पे चल रही है। हमारी अगर आप इसको कैलकुलेट करते रहेंगे तो वो तकरीबन 0.2 डॉलर पे जाती है कॉस्ट। जब हमारी उन वेस्टर्न वर्ल्ड से इलेक्ट्रिसिटी हमें महंगी मिल रही है, हमने तो कंपेयर करना है रीजनली कंपेटिटिव चीज़ों से, जो हमारे कंपेटिटर्स यहाँ पे हमसाया मुल्क बैठे हुए हैं वहाँ से कंपेयर करें, तो हमें रीजनली जब कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स नहीं मिलेंगे तो हम किस तरह अपनी कॉस्टिंग करके अपना जो सामान है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को बेच सकेंगे। सो दैट्स अ मेजर थिंग विच इज इम्पैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। वैसे तो सारिफ के लिए तो सोलर पैनल की सहूलत को बड़ा ही जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो बड़ा आसान बनाने की तरफ उनकी काविश रही है कि आप अगर इतने यूनिट्स यूज़ करते, 100 के करीब यूनिट यूज़ करते तो सोलर पैनल आके ले जाएं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री और उन्हीं सार्फिन का जो रोज़गार है, स्पेशली अगर फैसलाबाद में देखें तो इसी इंडस्ट्री से चलता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई सब्सिडी नहीं है, कोई बजट में भी कोई रिलीफ नहीं है, टैक्सेस की भरमार है। तो किस तरह से फिर हम अपने शहरियों को खुशहाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों का रोज़गार जो है वो टेक्सटाइल के साथ ही मुंसलिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पहले बताया कि सोलर के हवाले से, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोलर, द पॉलिसी फॉर द सोलर ऑलमोस्ट एन ईयर अगो वाज डिफरेंट, और अब सोलर के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है। जिन लोगों ने सोलर के ऊपर अपनी जमा पूंजी लगा दी, अपना सब कुछ बेच बाज के, इलेक्ट्रिसिटी बिल से बचा जाए किसी न किसी तरीके, और वो कैसे बचा जा सकता है, सोलर एक्टिवेट करके। लोगों ने सोलर लगवाए जैसे तैसे, इधर से कमेटियां निकाली, वहां से उधार पकड़ा, छोटे कारोबारी हजरात की बात कर रहा हूं, उन्होंने सोलर लगवा लिए। उसके बाद क्या हुआ, नेट मीटरिंग, हुकूमत ने नेट मीटरिंग के लिए अनाउंस किया, जी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं एंड यू वोंट बी एबल टू हैव द नेट मीटरिंग। अब लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हुए थे सोलर के ऊपर। आपने देखा होगा जिस तरह से सोलर की एक हवा थी, अब वैसी नहीं है। द रीजन बिहाइंड के सोलर के लिए जो एक लोगों, हुकूमत ने देखा ये तो बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गया, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बिकेगी तो हमें टैक्सेस कहाँ से मिलेगा, रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। सो दे हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। हाउ डू दे बैलेंस द इक्वेशन? दे बैलेंस द इक्वेशन कि उन्होंने सोलर के ऊपर भी टैक्सेस, उसकी नेट मीटरिंग भी बंद कर दी गई। तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि आप जब तक रिलीफ नहीं देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि द बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ द इंडस्ट्री इज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सबसे बड़ा एक्सपेंस। बिल्कुल। सबसे बड़ा महाना खर्चा आप देखें, सैलरीज नहीं है, सबसे बड़ा महाना खर्चा जो है वो गैस के बिल्स नहीं है, सबसे बड़ा महाना खर्चा रॉ मटेरियल इससे ज्यादा नहीं है जितना बिजली की कीमत। अब तो ओवर बिलिंग भी बहुत ज्यादा है। ओवर बिलिंग भी बहुत ज्यादा। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि ओवर बिलिंग होती है, आप अपना बिल लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है, कतार में लगता है, अपना बिल करेक्ट करवाता है, वापस आके करेक्ट करवा के कम करके जमा करवा देता है। द प्रॉब्लम इज ये हमेशा हो रहा है एंड इट्स ऑलवेज देयर। या तो आपका एक ओवर बिलिंग आज हो गया, प्रॉब्लम चलें, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई एक बंदा तो है जो ओवर बिलिंग करके भेज देता है। जब फेस्को इसको दोबारा दुरुस्त करके दे रहा है, आप जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, आप कतार में लगते हैं, आप एसडीओ को मिलते हैं, एक्सीएन को मिलते हैं, वहाँ पे चीफ से मिलते हैं, सर मेरा बिल ठीक कर दें। वो बिल आपका सपोजली 3.5-4 लाख रुपए, वो कहते हैं हाँ ये आपको ओवर बिलिंग हुई है, आपका 1.5 लाख करेक्ट कर दिया, अब जमा करवा दें स्टैम्प रख के। और ये ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे बंदे के साथ हो रहा है। अगर आपको ओवर बिलिंग हो रही है, इसका मतलब है देयर हैज टू बी समवन के जो ओवर बिलिंग कर रहा है एंड कीप्स ऑन डूइंग इट। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक, आपको याद होगा, लाहौर में कहा था कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई नो। उसके बाद लेस्को के अंदर हमने देखा कि ओवर बिलिंग कम होना शुरू हो गई और बेहतर हो गई। टेस्को में अभी मुझे लगता है कि उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। बड़े इंडस्ट्रीज तो नहीं,
जो छोटे इंडस्ट्रियल लूम मालिकान है, साइजिंग वाले हैं, पावर लूम्स हैं, इनके जो बिलिंग हो रही है इनके अंदर अभी भी ओवर बिलिंग है। ये एक अजीब स्ट्रेटेजी है कि चीज़ों को बैलेंस भी खुद ही कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि पैनल्स पे जो है, सोलर पैनल पे जो है वो टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं, फिर आके आप पब्लिक के सामने डिमांड भी करते हो, क्लेम भी करते हो सॉरी, कि हम जो है वो आपके रिलीफ के लिए देखें जी सोलर पैनल आपको मुफ्त फराहम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 50,000 लोगों में जो ये क्या ये सोल्यूशन है इन सब चीज़ों के? हमारे यहाँ इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें जो है वो पलड़ा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह से तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि हालात हम जो है वो बेहतरी की जानिब लेकर जा पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर खुर्रम तारिक ने भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के, उन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड किए इस्लामाबाद में, और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद जिसमें हुकूमती नुमाइंदगान भी मौजूद थे, वो कहते हैं कि मैंने एक राय कायम की, और वो राय ये है कि हुकूमती नुमाइंदों की राय ये है कि जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हम एक्सपोर्टर्स हैं, जो हम कारोबारी हजरात हैं, हम टैक्स चोर हैं। हम बहुत सारा टैक्स भी चोरी करते हैं और हम पैसा भी बहुत बनाते हैं। तो ये वजह है कि हम पर मजीद टैक्सेस मुसल्लत किए जाते हैं, और इनको और किस तरह से टैक्सेशन, जैसे कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं। अब्दुल्ला, इसी तरह से हमारे यहाँ टैक्स चोरी तो है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि बिजनेस सेक्टर में क्या वाकई उतनी टैक्स चोरी है जितना क्लेम किया जाता है? क्योंकि जो बंदा भी यहाँ पर आता है वो आके कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं अपने पैसों से जो है वो हुकूमत मेरे पैसों से जाहिर बात है टैक्स लेती है, तो वो मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रिलीफ नहीं मिलता। आपका कारोबार, टैक्स भी आप पे कर रहे हैं, कारोबार भी आपका जो है वो बदहाली की तरफ जा रहा है, और हमारे यहाँ के जो शहरी हैं उनमें बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। देखें, दैट मेनली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज अपॉन द इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री को एक अच्छा रिलीफ सॉरी नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जहाँ तक टैक्स चोरी की बात है, अभी मैं आपको एक्सपोर्टर्स की एक थोड़ी सी एक पिक्चर दिखाता हूँ। एक्सपोर्टर्स कि पहले जो रीजनली कंपैरेटिव इलेक्ट्रिक टैरिफ्स मिलते होते थे वो विड्रॉ कर लिए गए कुछ अर्सा पहले, जो कि 7 सेंट्स था, फिर 9 सेंट्स किया, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते अब वो 55-60 रुपये पे चला गया। उसके बाद कैप्टिव गैस की आपने नोटिफिकेशन देखा कि कल परसों वो बढ़ा दिए गए। इस बजट के अंदर जो कि आपकी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम एक्सपोर्टर्स को मिला करती थी, जिसके अंदर ये होता था कि रॉ मटेरियल परचेज फॉर एक्सपोर्टर्स वाज नॉट बीइंग टैक्स्ड, या जीएसटी उसके ऊपर 18% नहीं लगा करता था जब वो अपने सप्लायर से धागा, एक्सेसरीज, एनीथिंग जो एक्सपोर्टर्स खरीदते थे, वो उसको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मिली हुई थी एक्सपोर्टर्स को, ईएफएस स्कीम। अब जो है वो इस बजट के अंदर विड्रॉ कर ली गई है। अब जो भी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सप्लायर से अपने चीज़ें सामान खरीदेगा वो जीएसटी 18% उसके ऊपर पे करेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो टैक्स चोरी की तो बात वो करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें बताई, और इसके अलावा जो अब सबसे बड़ी चीज़ हुई है, टैक्स जो एक्सपोर्टर्स पे करते थे, दैट वाज अ मिनिमम टैक्स रिजीम व्हिच वाज 1% ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स व्हिच वाज रिसीव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स, जो कि एक्सपोर्ट आपका 1% कट कर दिया जाता था, और वही फिक्स एंड फाइनल टैक्स होता था जो कि टैक्स रिटर्न एक्सपोर्टर जो था वो पे करके अपनी टैक्स रिटर्न को क्लोज करता था। अब उसको चेंज कर दिया गया, अब उसको आप लेके आए नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर। नॉर्मल टैक्स रिजीम मीन्स के 29%, जिस तरह कंपनीज के ऊपर 29% कॉर्पोरेट टैक्स लगा करेगा, जो कि पहले 1% मिनिमम था। वो सारी प्रैक्टिस को ऑल टुगेदर चेंज करके कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ ले आए। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स 29% उन पे लगेगा जो कि कंपनीज रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैसलाबाद में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट ऑल डूइंग एक्सपोर्ट्स वाया कंपनी। अब जो कंपनी नहीं है, जो इंडिविजुअल है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, या एओपी है, कोई बिजनेस पर्सन है। ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और बढ़ती हुई महंगाई है जहां पे हर शहरी की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं पे कारोबारी तबका भी इससे खासा मुतासर हुआ है। और एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम देखें तो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हम लोगों की बहुत कम है, लेकिन मजीद एक्सपोर्टर्स को किस तरह के शराज मसाइल का सामना है, और इसमें हमारा एफपीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने टैक्स की बात की है, अभी एक नया टैक्स आयद हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री के ऊपर और कारोबारी ज़राअत के ऊपर, तालीम के ऊपर। वो ये है कि आप अगर अपनी रिटर्न फाइल जमा करवाते हैं, टैक्स अदा करते हैं,
और टैक्स अदा करने में थोड़ी सी देरी भी करेंगे तो उस देर के ऊपर भी आपको टैक्स आयद करना होगा। अच्छा, यानी अगर आप ताखीर से टैक्स जमा करवा रहे हैं उस ताखीर के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में, और वो टैक्स कितने % होगा? इसकी मुख्तलिफ शरह, आप मतलब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी जो है इनकम है, और जाहिर बात है इनकम हो ही जाती है, छोटे से छोटे ताजिर की भी सालाना 5 करोड़ हो जाती है। बेसिकली वो इनकम काउंट करते हैं, वो इनकम होती नहीं है, वो उसकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसी का हिस्सा होती है। देखें, आपने इन्वेस्ट करना है पैसा, आपने 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, आपको 5.5 करोड़ रुपया रिटर्न हुआ। दैट 50 लाख इज योर इनकम बेसिकली, एंड दैट रिमेनिंग 5 करोड़ इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉट इनकम। लेकिन गवर्नमेंट कई दफा उसको इन्वेस्टमेंट को भी इनकम की मद में लेती है, विच इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो इसने इस्तेमाल नहीं करनी, उसने दोबारा री इन्वेस्ट कर देनी है। तो इस तरह से तो हम टैक्स चोरी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग टैक्स नेट में है ही नहीं है, वो इस तरह की चीजें देख के तो कहेंगे तो हम तो ऐसे ही ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो नॉन टैक्स पेयर है ना, वो टैक्स पेयर को देख के हंसता है कि देखो हम तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा भी हुआ है। मैं बता दूं आपको, बचा भी हुआ है। अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जी रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम कई मसाइल से बचे भी हुए। अगर हम डॉक्यूमेंटेड कर देंगे 100%, तो फिर आपका ट्रेडर भी मारा जाएगा, आपकी गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो जिसे कहते हैं ना कि आंख मचोली चल रही है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ ढका हुआ है, कुछ हिडन है, उसकी वजह से चीजें जो है ना वो कुछ मुनासिब भी चल रही हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेड हर चीज कर देंगे, आपका बजट ऐसा होगा, इतना हार्ड होगा कि यू वुडंट बी एबल टू इमेजिन। अभी मैं कहता हूं कि टैक्स जो अदा कर रहा है, टाइम ये है, दिस इज अ हाई टाइम, कि जो टैक्स अदा कर रहा है उसको इतना फैसिलिटेट करें, इतना फैसिलिटेट करें, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री कर दें, उसको ये भी कर दें कि नॉन टैक्स पेयर जब देखे वो चाहे कि मैं टैक्स पेयर बन जाऊं। यार इसको तो कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं भी टैक्स पेयर बन जाता हूं, मुझे भी ये फैसिलिटीज मिलेंगी। वो भी टैक्स पेयर बनना चाहे, उसको अट्रैक्ट करें। उसको अट्रैक्ट करने के तरीके ये हैं कि आप टैक्स पेयर को आज़ादी दें, उसको फैसिलिटेट करें। आपका टैक्स पेयर इस वक्त 32 से 33 महकमों को डील कर रहा है। लोकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें PHA है, जिसमें कॉरपोरेशन है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। वो उनको टैक्सेस अदा करे, उनको डील करे। हर दूसरे तीसरे दिन नोटिफिकेशन आया होता है, और नोटिफिकेशन की, और वो खौफनाक नोटिफिकेशन होता है कि आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपका कारोबार सील कर दिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये इंसानी साइकी है कि वो वर्ड से वर्ड सोचता है। अगर उसके ऊपर लिखा होगा ना कि मेरी दुकान सील कर देगी, वो इमेजिन करना शुरू कर देता है मेरी दुकान सील हो जाएगी, अब मैं क्या करूँगा। तो वो उसको हरास मत करें, उसको फैसिलिटेट करें। उसको ये तो हम कहते हैं ना कि फैसिलिटेट करें, जैसे आपने कहा उसको हेल्थ इंश्योरेंस दे दें और भी बहुत सारे समारात दे दें, लेकिन नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जा रहे थे? उसकी वजह यही है कि जो टैक्स पे कर रहा होता है, गवर्नमेंट को ये होता है कि इसके पास बहुत पैसा है, ये बड़ा अच्छा पैसा बना रहा है, और इसकी ट्रांजैक्शन तो फिर ये सोच चेंज करने की जरूरत है ना। तो जिस तरह से साल से वही फैमिलीज जो हैं वो हम पे हुक्मरानी करते आ रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सोच कभी चेंज हो पाएगी, और किसी तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है? हो इस तरह सकती है कि आपके जो आपके मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट कहते हैं ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल एज वेल। मैं फ्रॉम द पीपल एज वेल इसलिए कहता हूँ कि लोगों में से जब कोई आएगा, जब मैं एक 16 डिग्री सेंटीग्रेड की गाड़ी में बैठकर AC चलाकर बाहर बिलबिलाता हुआ बच्चा देखूंगा, तो मुझे बच्चा भी क्यूट लग रहा होगा, अनटिल अनलेस मैं वहां पे जाके खड़ा नहीं होगा और उसकी पेन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो हम में से कोई बंदा निकल के, जनरल पब्लिक में से निकल के, कोई कारोबारी शख्सियत निकल के जब जाकर मिनिस्ट्री में बैठेगी, उसको कारोबारी हजरात का दुख पता होगा। जब एक पॉलिटिशियन बैठेगा, वो किसी और पिक्चर से देखेगा, किसी और नजर से पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखेगा। दे विल पेंट यू विद अ सर्टेन ब्रश। अब अगर कोई कारोबारी शख्स आकर बनेगा, आपने हमेशा देखा होगा, कभी भी कोई मिनिस्टर कोई कारोबारी बंदा बनता है किसी तिजारती वजारत का, तो वो हमेशा दर्द दिल रखता है अपने ताजर बरादरी के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप ताजरों में से कोई इनका नुमाइंदा, व्हाट्सएवर, मैं कोई नाम नहीं लेता, वो नेम इट, लेकिन कोई चैम्बर प्रेसिडेंट, कोई SVP, कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोई इस तरह से टेक्सटाइल का बंदा निकालकर, कोई कारोबारी बंदा निकालकर टेक्सटाइल मिनिस्टर लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, बिकॉज ही नोज के लूप होल्स कहाँ पर हैं, ही नोज के सिचुएशन को बेहतर कैसे करना है, ही नोज कि कौन सी चीजें मैं कम कर दूं, कौन सी चीजें महंगी कर दूं मैं। लेकिन
ही शुड बी देयर विद द टीम। एक टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क अगर हो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, मैं आपके लिए कोई पॉलिसी बनाऊं और आपको पूछूं भी ना, तो ये तो गलत होगा ना। चलिए ठीक है, अगर हम ये भी देख लेते हैं, ये तो थोड़ी सी अनयूजुअल सी बातें हैं ना कि हम कहें कि कारोबारी शख्सियत को बना दीजिए, तो हमारी सिचुएशंस है ना, बनते भी हैं, बने भी हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, आपको पता है कि कोई खुश नहीं है कि अपनी चेयर किसी दूसरे को देने में या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने में। लेकिन अब्दुल्ला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तो वो चीजें हैं जो हम यहाँ पे बैठ के हर रोज सोल्यूशन देते भी हैं, जितने मेरे गेस्ट आते हैं वो बताते हैं कि ये चीज होगी तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। जो शराज ने बोला वो वैलिड पॉइंट है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री नहीं भी दी जाती है, जैसे बजट अभी डिजाइन किया गया, उसमें आपकी भेजी हुई जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी भेजी हुई तजावीज को ही अगर सामने रखा जाता तो शायद हम बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स को हल कर सकते थे। लेकिन वो तजावीज को आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक जो है उन्हें मलूज़े खातिर रखा गया, कितना उसके अकॉर्डिंग जो है वो बजट डिजाइन किया गया इंडस्ट्री के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तजावीज़ की आपने बात की, आई विल स्टार्ट के जो अभी बजट डिज़ाइन किया गया, वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है और वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर 24th प्रोग्राम ऑफ IMF के जो हमने इस बजट के बाद उसकी तरफ मूव करना है। तो IMF की चीज़ें भी इंडल्ज करके बजट अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया कि हमने उसकी तरफ मूव करना है। लेकिन मैं जो पहले बात कर रहा था उसको पहले कंटिन्यू करूँगा कि जो आपका एक्सपोर्टर है, जो आपको पैसे कमा के दे रहा है इस कंट्री को, जो बंदा इंसान आपको डॉलर फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन करेंसी कमा के दे रहा है पाकिस्तान को, आप उसी को दबा रहे हो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, गैस की बात की, टैक्स रेट की बात की कि जो नॉर्मल में अब कर दिया गया 29%। उसके बाद जो आपका पॉलिसी रेट इस वक्त चल रहा है, नो डाउट के 1.5% उसको पिछले दिनों में कम किया गया, इस वक्त 20.5 चल रहा है। लेकिन जब तक ये पॉलिसी रेट डाउन टू सिंगल डिजिट नहीं आएगा तो आपकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? इन्फ्लेशन नंबर्स में नीचे आ गई है इस वक्त, मेरा ख्याल है 12.5 समथिंग के अराउंड इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं जून के, दोबारा बढ़ रही है। तो पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से, यस, पेट्रोल की प्राइसेस पिछले दिनों 7 रुपये बढ़ा दी। रात को पता लगा कि नेक्स्ट डे यू गोना बी पेइंग 7 रुपीज़ मोर पर लीटर। हर चीज़ के ऊपर, दूध के ऊपर FED बढ़ा दी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ देखें, सीमेंट FED डबल कर दिया, जिसकी वजह से पर बैग जो है वो आपका 100 से 150 रुपये पर बैग बढ़ गया। ये चीज़ें सारी पुश कर रही हैं इन्फ्लेशन को। अब मैं जो बात कर रहा था, एक उसमें पॉइंट ये भी था कि जब तक पॉलिसी रेट आपका सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा, आपकी किस तरह से प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में, आपने जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी पॉलिसी रेट नीचे था तब तक प्रोडक्शन आपकी बढ़ी, इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पाकिस्तान की इकोनॉमी चली, साइकिल चला, डॉलर्स आए, व्हिच पाकिस्तान नीड्स अ लॉट। एक और पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो अभी बजट में चीज़ें चेंज की गई कि जो FBR की तरफ से टैक्स नोटिस आते हैं, वो टैक्स नोटिस जो हैं वो FBR तो कई दफ़ा कर देता है अपना हदफ पूरा करने के लिए, उसके बाद फिर उसकी निगोशिएशन चल रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। उसके ऊपर जो सरचार्ज होता है, ब्लड से 5 इयर्स का पुराना नोटिस आपने कर दिया, सरचार्ज उस वक्त पहले था 12%, अब वो कर दिया गया है 12% से बढ़ा के काइबर प्लस 3%, विच मीन्स के काइबर इस वक्त 20.5, एड 3% इन इट विच विल मेक इट 23.5। दैट मीन्स के सरचार्ज आपका 12% से उठा के डबल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो बजट में, एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट जो आपको, पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर आपका ऐड कराऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो कई बार जाइएगा, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी जिंदगी को किस तरह से आसानियां उसमें लाई जा सकती हैं, किस तरह से हम अपने एक्सपोर्टर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, और इसमें हमारे इदारे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इदारों पे जो अदम एतमाद है वो बहुत बड़ा जो है वो लूप हो है, और उस अदम एतमाद को बहाली के लिए किस तरह के इकदाम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब्दुल्ला, जैसे आप बात कर रहे थे, वहीं से बात का आगाज करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि एक्सपोर्टर्स को मजीद कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है इसी जो बजट के चलते हुए, किस तरह से आपके लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं, क्या अभी कहीं गुंजाइश बाकी है?
अभी माशाल्लाह से एक्ट आ गया, चीज़ें काफ़ी वर्स्ट आई हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। बिल्कुल। अब थोड़ा सा रिलीफ ये हुआ कि रिफंड जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रिफंड्स दैट मच वुड हेल्प द एक्सपोर्टर्स। जब मेजरली टैक्स रिजीम को चेंज कर दिया है, उनकी जो पास्ट प्रैक्टिस है आपने ऑल टुगेदर उसको चेंज कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, वो चीज़ें कभी एक्सपोर्टर्स ने ये प्रैक्टिस कभी की नहीं थी। अब वो क्या काम बढ़ाने की तरफ फोकस करेंगे, या वो आपकी रिजीम चेंज के ऊपर नई वर्किंग करके नई तरह से एक वो स्टार्ट करेंगे। एक ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करे, कि उसके लिए आसानियां पैदा करे, बजाय कि उसकी टैक्स रिजीम को ऑल टुगेदर चेंज करके उसको एक नई प्रैक्टिस में डाल दे। सारे एक्सपोर्टर्स जो है वो अब एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट करके, जाहिर है डिस्टर्बेंस होगी। वही एनर्जी जो है वो अगर आप ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ाने में अगर वो लगाएं तो यू विल मेक मोर डॉलर्स फॉर पाकिस्तान। सो दैट्स अ क्लियर थिंग। पॉजिटिव चीज़ जो मैं पहले जिक्र करने लगा था, यहाँ पे आपकी स्टॉक मार्केट जो है दैट्स गोइंग अप एंड अप। हाँ 80,000 का उसने हदफ क्रॉस कर लिया। बिल्कुल। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन का 1% जो है 1% दैट इज़ एक्टिव ऑन स्टॉक मार्केट, जबकि आपका हमसाया मुल्क जो है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 18% दे आर एक्टिव ऑन स्टॉक मार्केट। यूएस की पॉपुलेशन का 50% दे आर तो हम एक्टिव ऑन। किस तरह से इस पॉपुलेशन के रेशियो को बढ़ा सकते हैं? मैं जो पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा था कि increasing in stock market does not always mean कि your economy is going positive, because just 1% of your population cannot represent the whole country of the economy of the whole country. Exactly. So that's only a positive point. बाकी सारी चीजें जो हैं वो इन्फ्लेशन को चीजें को बढ़ा रही हैं। तो अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा एसेट साबित, करंट भी और फ्यूचर का बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त हमारी टोटल एक्सपोर्ट में से सिर्फ 2.5 to 3 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, which is a very small percentage according to the budget, जबकि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 18% जो है वो उन्होंने बहुत आईटी सेक्टर पे काम किया है। हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि दुनिया में किसी भी शायद कंट्री की यूथ पॉपुलेशन इतनी एक्टिव ना हो। हमने उसको किस तरह मोबिलाइज करना है, किस तरह उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करके प्राइवेटली तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप बजट में इस दफ़ा देख लें कि क्या नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं आईटी सेक्टर को उनकी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। अगर हम कहें कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो नेगेटिव चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आपने क्या बड़ा इंसेंटिव अपने आईटी सेक्टर को दिया है अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। उसमें आप देख लें, आपको कुछ नज़र नहीं आता है सच कि आपको ये नज़र आए कि हमने 3 अरब डॉलर से अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ा के कहाँ पे लेके जानी है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करके उसको बेहतर किया जा सकता है। अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी। अब पाकिस्तान का जो इस दफ़ा हमने बजट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुई तकरीबन 9.3 ट्रिलियन रुपीज़ की हुई। बजट हमने पिछले साल जो बनाया था वो 14.5 ट्रिलियन का बनाया। जब डेफिसिट है वो आपने कैसे कवर करना है? लोन लेके कवर करना है। लोन लेते लेते हर साल आप इस वक्त रफली इंटरनल एक्सटेंड रेट मिला के आपका 67,000 बिलियन रुपीज़ 67 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर आपका लोन पहुंच चुका है, जिसकी आपने रीपेमेंट्स भी करनी है। अब रीपेमेंट्स कैसे हो सकती हैं? उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिस्टेंट पॉलिसीज। जब आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज जब कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं आएंगी तो फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? इंडस्ट्री कैसे अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर है, क्योंकि हमारे पास तो जितने ऑर्डर्स मौजूद है लोकली उनको मैन्युफैक्चर करना और उनको पूरा टाइम पे डिलीवर करना, और बहुत सारे इसमें सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। वो अपना कारोबार करेंटली सिचुएशन में चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे? क्योंकि हमारे तो लोकल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? दैट्स अ परफेक्ट साइन कि जब लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, फॉरेन चीज़ें दो हमें, एक तो है एफडीआई आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स बैठ के पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। एक वो है जो फॉरेन कस्टमर्स हैं। दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ हुआ है इस वक्त।
फॉरेन इन्वेस्टर्स की दूसरी बात एक छोटी सी ये भी है कि सिक्योरिटी इश्यूज आपके पाकिस्तान के इतने स्टेबल नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान आके वो अपनी रिसर्च करके उसके ऊपर वो करे। फिजिकली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विजिट प्लान्ड होता है जो कि कैंसिल हो जाता है बाद में जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज कि पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो कहते हैं वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट वी शुड विजिट पाकिस्तान। तो ऐसे में फिर हमारी गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है कि वो जो है वो मामलात को बहुत अच्छे से चला रही है और टैक्स फ्री बजट का जो है वो हर रोज ढंढोरा पीटा जा रहा है कि पंजाब को टैक्स फ्री बजट दे दिया गया, लेकिन पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब जो है फैसलाबाद है और उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं है, उसके लिए किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं है और यहीं के लोगों का जो रोजगार है 60% लेबर जो हमारी ऑलमोस्ट है वो टेक्सटाइल हमारी 40% के करीब जो हमारी लेबर है वो हमारे टेक्सटाइल के साथ मुंसलिक है। तो इतना बड़ा लूप होल है, ये किस तरह से इसको जो है हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या इसकी बेस्ट सजेशन है, इस पर बात करेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी जिंदगी जो है वो बुरी तरह से मफलूज होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। एक्सपोर्ट का अगर हम देखें तो बुरा हाल है, हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हमें दिखाई देते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी खपत जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री की मौजूद होने के बावजूद, अहम तजारती मरकज होने के बावजूद फैसलाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स देख लें या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें, हर कोई जो है वो अपनी अपनी जगह परेशानी का शिकार है और इनसे मुंसलिक सैकड़ों हजारों जो खानदान हैं वो अपने रोजगार चलाने के लिए, वो अपने घरों का चूल्हा चलाने के लिए जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ढेरों ढेर टैक्सेस की भरमार है। कारोबारी सूरत हाल को देखते हुए क्या शराज कोई इम्कानात हैं कि हम आने वाले दिनों में आम शहरी के लिए कोई जो है वो रिलीफ लेकर आ सके, उसकी जिंदगी में कोई सुख का सांस आए, कोई खुशी की नवीद उसके लिए भी हो कि उसका कारोबार के साथ कारोबार बेहतर होंगे तो उनके लिए रोजगार होगा, रोजगार नहीं है तो उनकी जिंदगी जो है पहले से ज्यादा जीर्ण होती चली जा रही है। अच्छा, बेसिकली यू आर रैपिंग द प्रोग्राम राइट नाउ, तो मैं इसमें कमेंट्स जरूर देना चाहूंगा। जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आपने बात की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, आपके पास फेडमिक मौजूद है, आपके पास इस्लामाबाद इंडस्ट्री मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? एक नया लॉ बना है और वो लॉ ये है कि फेडमिक के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है वो अपनी सिक्योरिटी सख्त करे। तो सिक्योरिटी सख्त कैसे करेगी? उनके पास अगर 2 गार्ड्स हैं वो मिनिमम गार्ड्स की शिफ्ट जो है वो 10 करे हर फैक्ट्री के अंदर। ओके। अच्छा, एक शिफ्ट में 10 होंगे, दूसरी शिफ्ट में 10 होंगे, 3 शिफ्ट होती हैं फैक्ट्री। जी जी। 3 शिफ्ट के अंदर यानी आपको 30 गार्ड रखने पड़ेंगे। आप अगर आपकी छोटी सी 1 एकड़ की फैक्ट्री भी है तो आपको 30 गार्ड रखने पड़ेंगे सिक्योरिटी और किसी ऑथेंटिक सिक्योरिटी कंपनी से। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू हैव द प्रोटोकॉल फॉर द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड। आपका जो डेलीगेशन आ रहा है, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपके पास एज ए गेस्ट भी आते हैं, उनके लिए आपने टोटल बुलेट प्रूफ गाड़ी का बंदोबस्त करना है जस्ट टू मेक देम फील कि भाई हम पता नहीं कहां पर आ गए। हाँ। मतलब उनको इनसिक्योर फील होगा ना जब आप उनको इतना एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देंगे। हाँ। कहेंगे पता नहीं यार क्या मुल्क है। अच्छा, उनको फिर आपने प्रोटोकॉल भी देना है, फिर उनके लिए 3-4 गाड़ियों का इंतजाम करना है, उनके लिए बनकर बनाने हैं, पता नहीं मतलब। और नहीं करने वाले की कई फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं फेडमिक के अंदर इस वक्त। दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एक ऐसे फैक्ट्री मालिक हैं जिनका बायर सामने बैठा हुआ था। अच्छा। एंड ही वाज चाइनीज और उसके सामने उनको लेकर गए हैं, आपको लेकर जाना है, आपके खिलाफ केस होगा, आपके खिलाफ FIR होगी, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपने इसको प्रोटोकॉल नहीं किया। एंड व्हाट दैट इन्वेस्टर और दैट फॉरेन पर्सन विल बी थिंकिंग, यार ये क्या चल रहा है यार, ये तो पता नहीं कुछ 2 नंबर काम तो नहीं कर रहा जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपके कारोबार एक तो बिजली कैसे मुतासर हो रहे हैं, दूसरा आपकी इन हरकत की वजह से, इन लॉज की वजह से मुतासर हो रहे हैं। तो मेरी अपील है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि आपको एक दरमियानी रास्ता निकालें। सिर्फ ये सिक्योरिटी की हिदायत कर देना कि आप 30 गार्ड रख लें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां रख लें अपनी फैक्ट्री की दीवारों पर। क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये 30 गार्ड रखना हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर कंपनी की जो फेडमिक के अंदर है। ये लॉज तो, इस लॉज के थ्रू तो हम कभी भी अपने मुल्क को जो है वो बेहतर की तरफ नहीं लेकर जा सकते। तो किस तरह से हम, तो इस तरह से ये जो पूरी सिचुएशन आप बता रहे हैं, इस तरह से जो इन्वेस्टर बैठा होगा, ये जो क्लाइंट बैठा होगा, वो भी उठ के भाग जाएगा कि ये क्या है, वो तो नहीं समझ रहा कि ये सब चीजें क्या है। एग्जैक्टली, ये बड़ा जरूरी है कि
इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं हो रही, इस वजह से ये वजूहात है जिसकी वजह से अट्रैक्ट नहीं हो रही। पुलिस स्टेशन वहां पर मौजूद है, कल भी एक साहब हैं, उनकी गाड़ी को रोका गया, उनसे पूछा कि आपने चाइनीज बैठाए हुए, उस चाइनीज को पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा दिया गया। हाँ, 2 घंटे के ताकि वो कभी दोबारा पाकिस्तान ना आए। आप साइड पे बैठ जाओ और तुम्हारे लिए जो स्पेशल प्रोटोकॉल लेके आया जा रहा है। तो वो तो कहेगा कि मुझे ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, मैं टर्की चला जाता हूँ, मैं वियतनाम चला जाता हूँ, उनके साथ बिजनेस कर लूंगा, एटलीस्ट आई विल बी फ्री। कम से कम आपकी प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आप एक फ्री माहौल तो दें, एक अच्छा माहौल, एक साजगार माहौल तो दें इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए। अदरवाइज योर बाइल विल गो टू बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, उनके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये तो वो बात है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि मतलब ना तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर आप अपने तौर पे कुछ एफर्ट कर रहे हो तो हम वो भी नहीं करने देंगे, और इसकी वजह से जितना आपका कारोबार चल रहा है वो भी ठप हो जाएगा। तो ये तो फिर सीधी सीधी साजिश है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल ही यहाँ से वाइंड अप कर दिया जाए, और फिर जो है वो लोग देखें कि अब मनो सलवा ऊपर से उतरेगा और हम वही खाएंगे और उसी के साथ लोग अपने प्लॉट वापस ले रहे हैं। हालात ये हो गए हैं, लोग अपने प्लॉट वापस दे रहे हैं कि कोई है प्लॉट हमारा खरीदने। पहले एक टाइम था कि लोग प्लॉट्स खरीदने के लिए सिफारिशात करते हैं, मुझे प्लॉट खरीदना है। आज हालात ये हैं कि लोगों के पास प्लॉट पड़े हैं, वो कह रहे हैं खरीद लें, हमसे वापस लो। ये इंडस्ट्री के लिए साजगार माहौल नहीं होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। फेडमिक हमारा वो माथे का झूमर जिसे कहते था, जो माथे का कलंक बन चुका है कि लोग अब वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सरमाया नहीं करना चाह रहे हैं। फेडमिक की सिर्फ 20% इंडस्ट्री वहां पर ऑपरेशनल है, 80% खाली पड़ी है लैंड। वहां पर टैक्स हॉलीडे हुआ करती थी, आज वहां पर टैक्सेस की वजह से आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं कि आपकी फैक्ट्री मोटरवे के करीब है, आपके ऊपर फलान टैक्स भी लागू होता है। कम ऑन, आपको 10 साल की टैक्स छूट की बिना के ऊपर करोड़ों रुपए का लोगों ने प्लॉट उस गारंटी पे खरीदा हुआ। तो अब वहां पर बिकॉज वहां फेडमिक का बोर्ड नहीं है, सीईओ नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो वो फिर बेसिकली इट्स अ प्लेन विदाउट अ पायलट। यस, और हम बिना पायलट के जो है वो बस परवाज में बैठे हुए हैं, और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला आके ना खुद ही से वो जो है वो प्लेन को चलाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा, हमें ही जो है वो खुद के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और शायद ये चेंज जो है वो आते आते टाइम के साथ आएगा, लेकिन इसका स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से हमें लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह के फैक्ट्स हम डिस्कस यहाँ पे हर रोज बैठ के करते हैं, उन फैक्ट्स के साथ तो हम कभी भी जो है, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत लॉन्ग टर्म आगे चल के सर्वाइव कर सकेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और आज के जो है मसरूफ तरीन जिंदगी में हम हमेशा जो है वो या तो अपने सिस्टम्स में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, या फिर मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में, एंड्रॉयड फोन है हर छोटे बड़े बच्चे के हाथ में होता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जो है एक ऐप को बंद करते हैं तो दूसरी ऐप ओपन कर लेते हैं, दूसरी को बंद करते हैं तो तीसरी की तरफ जंप कर देते हैं। तो सारा दिन ये जो जंपिंग है हमारे ऐप्स पे ही चलती रहती है, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, और इसी तरह की दीगर और बहुत सारी एप्स। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक जो है हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा है, स्पेशली अगर हम अपनी यूथ की, नौजवान नस्ल की बात करते हैं, तो उनके माइंड में जहां पे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जहां पे उनके माइंड में जो है वो नए नए आइडियाज होने चाहिए कि वो किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करके किस तरह से अपने आप में जो है वो अपनी जात में तब्दीली ला सकते हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकते हैं। वहीं पे आज का नौजवान जो है अपना पूरे का पूरा जो कीमती वक्त है वो सोशल मीडिया की नजर कर देता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आल दो, ये बिल्कुल ये कोई एंटी कैंपेन नहीं है सोशल मीडिया के खिलाफ, लेकिन इसका बैलेंस यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस्तेमाल हमारी सेहत को कैसे मुतासिर करता है, किस तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उससे डिस्टर्ब कर रहा है, और इससे हमारी जो है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारा कैरियर, हमारे रिलेशनशिप्स किस हद तक मुतासिर होते हैं, इसी पे आज हम जो है वो बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर समरीन अफजल, प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एलाइड हॉस्पिटल 2। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज का जो टॉपिक है आई थिंक सो कि हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमें फील नहीं होता है कि ये एज सच कोई हैबिट है, कोई डिसीज है या क्या है, लेकिन सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल ने हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। अगर हम अपनी हेल्थ पे बात करें तो आप क्या देख रही हैं कि इससे किस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी, और हमेशा जो सिटी 41 है बड़े ही एक इनोवेटिव टॉपिक्स के साथ जो है एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉल करते रहते हैं। वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट।
ऑब्वियसली जो आपका आज का टॉपिक जो आपने चूज़ किया है, इसका डेफिनेटली हमारी मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल लाइफ पे अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। और अगर हम लोग देखते हैं कि आप मोबाइल का बेजा यूज़ है या कोई भी इंटरनेट या स्क्रीन आवर्स जो हैं, इसको तो मैं सेगमेंटाइज करके एलेबोरेट करना चाहूँगी कि इसकी वजह से क्या क्या मेंटल हेल्थ और सोशल इश्यूज अराइज होते हैं। जरूर। अगर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेवलपमेंट के पार्ट में ही आ जाते हैं तो देखें कि हमारे सेगमेंट्स इसी तरह से हैं कि एक अर्ली चाइल्डहुड है, एक मिडिल चाइल्डहुड है, फिर उसके बाद आप ये कहें जिसमें एडोलेसेंस वगैरह आ जाती है, और फिर उसके बाद डेफिनेटली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेज के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक तो बच्चे और बड़े जो भी हैं वो उन चैलेंजेस को अपनी एज के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकली फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अब इस तरह की आप ये कहें कि मैं तो इसको एक जिस तरह से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कन्वे करना चाहूँगी कि एक उलझन का शिकार हो चुके हुए हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज पे जिस तरह से हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और हम लोग इन चीज़ों को एड्रेस भी करते हैं, तो दोनों तरह से हम लोग देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं और बीमारियां, डिसऑर्डर्स भी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इश्यूज जो हैं वो लीड करते हैं टुवर्ड्स डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिससे कि आप ये कहें कि उसकी फंक्शनिंग ओवरऑल डिस्टर्ब होती है, डेली लिविंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो फिर उसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर जाती है और उसकी लाइफ से एक नॉर्मल सर्कल चल रहा है वो उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो अभी जो इश्यूज की बात है, आपने देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा है कि मदर और बेबी का वो बॉन्ड जो है जो कि रिक्वायर्ड होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अटैचमेंट की मल्टीपल थेरीज हैं जो ये चीज़ रिसर्चेस से प्रूव्ड है कि 3 इयर्स तक एक बॉन्ड जो है वो बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। नो डाउट कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और हर फीमेल को एक मार्जिन देना चाहिए कि जिस तरह से अब ज़िंदगी की दौड़ बहुत तेज़ है सोशली और आप ये कहें कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जब बच्ची जो है शादी होके शिफ्ट होती है तो उसके भी कुछ एडजस्टमेंट के फेजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लेकिन इस सोशल मीडिया के कनेक्शंस की वजह से कम्युनिकेशन के मल्टीपल पैटर्न्स हैं और हर एक का सिनेरियो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जहाँ पे आप ये कहें कि सच काइंड ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज लाइक उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। इट कैन बी सोर्स ऑफ कथारसिस कि आप कहें कि एक आप किसी से शेयरिंग कर रहे हो, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ कुछ नेगेटिव सजेशंस भी होती हैं जिससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। और फिर चूंकि एक इजी एक्सेस है टू शेयर योर थिंग्स एंड पीपल आर लैकिंग इन टॉलरेंस बेसिकली। ठीक है, कि आप उतना टॉलरेट नहीं करते हो, विद होल्ड नहीं करते हो और आप फौरन अपनी चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट कर देते हो। और अगर हम देखते हैं तो फिर वही बात है कि आपका फैमिली का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उसमें बच्चे हैं, आप खुद भी मोबाइल पे हैं या आप स्क्रीन्स पे हैं और आपने बच्चों को भी वो स्क्रीन्स दे दी हैं। एक ट्रेंड और बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि जो हमारी यंग मदर्स हैं वो अगर कहीं बिजी हैं तो वो बच्चे के हाथ में गैजेट दे देती हैं और बच्चा बहुत जो साल 1.5 साल के जिससे अभी जो है वो बैठना सीखा है या क्रॉल करता है तो वो बच्चा जो है वो स्क्रीन पे कुछ प्ले जब तक ना करो वो खाना भी नहीं खाता है। तो ये चीज उस बच्चे को कितनी ज्यादा डैमेज करती है उसकी हेल्थ को, और साथ ही साथ जिस बॉन्ड की आपने मदर चिल्ड्रन की जिस बॉन्ड की बात की है वो कितना इफेक्ट हो रहा है उसमें। अब ये देखें, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि उसका बॉन्ड भी इम्पैक्ट कर गया, उसकी अटैचमेंट जो है वो भी इम्पैक्ट कर गई। मदर अपनी उस कम्युनिकेशन में या फादर्स अपनी उस कम्युनिकेशन में बिजी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि पेरेंटिंग इस टाइम पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फीमेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली जब एक कपल मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप में रोल्स में आता है, दे शुड नो कि उनके रोल्स क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर रहे हैं जिस तरह से हमारा टॉपिक भी है कि फिर बच्चे का बॉन्ड तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर जिसको हम डेली अब अपने आप ये कहें कि हम इस चीज़ को रिपोर्ट होते हैं कि एक दौर में आप ये कहें कि इंटेलेक्ट के, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के, इमोशनल इश्यूज ज़्यादा होते थे। नो डाउट कि इसके यूज़ से इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इमोशनल इश्यूज आते हैं, फियर्स, कोई आप ये देखें ना कि बच्चे को नहीं पता है कि पॉप अप होके कोई भी वीडियो सामने आ गई है तो उसके मेंटल हेल्थ पे उस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। और वो चीज़ें जो कि एडल्ट के डिसऑर्डर्स थे या इलनेसेस थी, प्रॉब्लम्स थे, वो अर्ली स्टेज पे शिफ्ट होकर रिपोर्ट होते हैं। और जिस तरह से आजकल
सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज आ गए हैं, जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, एंड ही इज टू मच सेल्फ अब्जॉर्ब कि उसकी जो दुनिया है टोटल, जो आप उसको कहें कि उसकी कम्युनिकेशन है वो कार्टूनिक, और वो उस तमाम जो गैजेट में चीज़ें देख रहा है उस तरह की कम्युनिकेशन है, जबकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और उसकी पूरी एक फैमिली है और हम एक आइसोलेटेड पैटर्न में, हालांकि हमारी एक कलेक्टिव सोसाइटी है अगर हम लोग देखें तो वो एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की हमारी अप्रोच हो गई हुई है और हम सब सेपरेट। अच्छा, फिर यही बात अगर हम ये ऑटिज्म लाइक और बाकी सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज, डिलेड स्पीच के साथ, बिहेवियर के इश्यूज के साथ, स्टबर्ननेस के जिद है, चिड़चिड़ापन है, नींद की डिस्टर्बेंस है, छोटे बच्चों में मैं बात कर रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक के 2 साल से लेके ऑनवर्ड्स, ठीक है, जिसको कोई हमारे यहाँ सोसाइटी में बड़े यही कहते हैं कि बच्चों को क्या ही समझ आएगी। हालांकि बच्चे जो हैं इस टाइम पे देयर एक्सपोजर्स आर टू मच, और हम ये कह सकते हैं कि वो इस चीज़ के अंदर प्रॉपरली उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अब दूसरी साइड पे अगर हम बड़ों को देख लेते हो तो देखें कपल के आपस के रिलेशनशिप जो हैं इस स्टेज पे या इससे पहले भी, वो एडोलेसेंस पे हम बाद में बात करते हैं क्योंकि हमने एक टॉपिक को एक साइड से स्टार्ट किया है, तो आप ये देखें कि उस कपल के गैप्स कितने ज़्यादा हैं, उसके कम्युनिकेशन के पैटर्न जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का फेज है, पीरियड है, वो उस तरह से कनेक्ट नहीं होते और दे हैव देयर माइंड सेट्स एंड देयर ओन, लाइक यू कैन से सेल्फ क्रिएटेड फैंटेसीज एंड थिंग्स, उसमें ही बच्चियां अपनी ज़िंदगी में अपनी ही फेलोज से शेयर कर रही हैं, या आप ये कहें कि आप जिस सिनेरियो में हैं उस सिनेरियो को आप किसी से शेयर करते हो और वो किस तरह का आपको रिस्पॉन्स देता है, प्लस आप फॉलो कर रहे हैं उस कल्चर को जो कि वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन हमारी सोच में कहीं ना कहीं, हमारी इक़्तिदार में, हमारी प्रैक्टिसेस में हमारी मॉरल वैल्यूज भी स्टैंड करती हैं और हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ ही मूव करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम बिल्कुल सेपरेट होके, फिर वो जो एक गैप आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उसमें फिर कपल के रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इससे भी आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर एक नया चैप्टर ओपन होना शुरू हो जाता है कि जब डिसहार्मनी है, बच्चों को अटेंड नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, बच्चों की आप ये कहें कि जो एक तरबियत वाला फेज है उसको उसी तरह से मिस कर दिया जाता है। इलनेस वाले जो हैं वो इलनेस को डील करवाने में पड़ जाते हैं, जिस तरह से हमारे पास लेके आ रहे हैं, अगर वो कंसर्न है, 1 पर्सन कंसर्न है, डुअल वे में भी कंसर्न है, फिर देखें उनको भी गिल्ट होता है और उससे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। का सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ कपल से हटके भी अगर हम बात करें तो सिबलिंग्स अगर एक रूम में बैठे हैं तो हर कोई अपना अपना फोन यूज कर रहा है, पेरेंट्स हैं तो वो अलग अपना अपना कर रहे हैं, बच्चे अलग कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली में जो है ना वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि फोन के जरिए जो है वो आप दूसरी दुनिया के साथ तो कनेक्टेड है लेकिन अपने घर में, अपने रिलेशनशिप्स में आप जो है वो डिसकनेक्टेड हैं। और ये भी एक बात है, और साथ ही साथ पूरा दिन तो हम बाहर गुजार के काम करके घर आते हैं, वो जितना टाइम होता है फोन पे, रात को सोने के टाइम पे कितना ज्यादा आप देखते हैं कि फोन का स्क्रीन टाइम हमारी लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नींद को लेने के लिए भी ना हमारे पास एक प्रॉपर जो हमारा यूनिवर्सल पूरा सिस्टम है ना, हमने उसको भी डैमेज करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली इसको मैं इस तरह से एलेबोरेट करना चाहूँगी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी देखें साइकोलॉजिकल इश्यूज की जब भी हम बात करते हैं तो देखें अर्ली साइंस में हम स्लीप को लेते हैं कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है और वो उस तरह से आपको वो वाला एनर्जी बूस्टर नहीं दे रही जो नेचुरल वे में उसको देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहली बात ये है कि हम आपस में बैठे हुए हैं, हमारे सोशल कनेक्शंस डिस्टर्ब हैं, हम मतलब मैनी टाइम्स वी हैव सीन ऑन सोशल मीडिया ही कि कोई ना कोई जी सब सोशलाइज कर रहे हैं, सब एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन सबके हाथ में एक मोबाइल है और दे आर लाइक उसके साथ ही कनेक्टेड है। और हमने ये भी देखा है कि अगर मोबाइल हाफ एन आवर के लिए भी किसी से दूर हो जाता है तो दे आर इन अ फेज ऑफ लाइक एक और भी हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना कि एक मिसिंग आउट वाला कि कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक है, कुछ मिस ना कर दें, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, सो योर ब्रेन इज ऑल द टाइम प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है, एंड यू आर इन दैट फेज एंड यू आर ऑन स्क्रीन्स, ठीक है। और मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि देखें फिर हम बात करते हैं
कपल्स का, फिर वो सारा कुछ, तो उससे आके हम जरा एडोलेसेंस में आ जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस एक ऐसी फेज है जिसके अंदर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, आपके और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यू वांट लिबर्टी, यू वांट सम योर ओन आइडेंटिटी, यू आर गोइंग टू चूज द करियर, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से एक चीज जो इम्पोर्टेंट हमें देखनी चाहिए कि फिर जो कम्युनिकेशन का एक गैप है, जो वैल्यूज का गैप है, जो अर्ली स्टेज पे जहां से हमने बात स्टार्ट की, जब आपका वो बॉन्ड ही नहीं बना है, बच्चे का कम्युनिकेशन बना ही नहीं है और उसने अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड, आप ये कहें कि जो भी बॉन्ड्स हैं सही, वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुआ और फिर उन्हीं के साथ उसकी शेयरिंग है। और आपस की कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। आपस की कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस कल्चर को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस नेगेटिविटी से किस तरह से बच सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स जो है उसको आगे लेके कैसे चल सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन और सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ जो यूजेज है और उसका जो बेदरीग इस्तेमाल है वो किस तरह से हमारी लाइफ सर्कल को मुतासिर करता है, किस तरह से उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही होती हैं, कुछ फेक न्यूज़ेस, कुछ बैड न्यूज़, कुछ पॉजिटिव कंटेंट। तो हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा ये तासुर पाया जाता है कि जितने मनफी असरात या जितनी मनफी खबरें होती हैं हम उसको ज़्यादा आगे प्रमोट करते हैं। तो ये खबरें जो हैं वो इन रियल हमारी लाइफ को कितना मुतासिर करती हैं। कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो वो हमारी लाइफ को कितना मुतासिर करता है, क्योंकि हम जो है ऑल द पूरा दिन 24 आवर्स जो है वो हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम जो है हम सोशल मीडिया पर रहें, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें और हमने अपने इर्द गिर्द के जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत सारे गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा जो है वो फ़रोग पा रहे हैं और किस तरह से उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप बता रही थी कि किस तरह से आजकल फैमिलीज़ के अंदर गैप्स चल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव खबरें हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, वो क्या हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं? डेफिनेटली करती हैं। हमारे पास जो लोग रिपोर्ट होते हैं पैनिक अटैक्स, एंजाइटीज, फियर्स, फोबियाज, एक एप्रीहेंशन, ऑल द टाइम एक फियर वाली स्टेट, इनसिक्योरिटी वाली स्टेट जो है वो जनरेटेड रहती है। देखिए हमें ना बैलेंस करना नहीं आता, मतलब वी हैव फॉरगेटन टू लाइक बैलेंस द लाइफ, ठीक है। और बैलेंस में फिर यही है कि अगर हम मीडिया पे भी कोई चीज़ देख रहे हैं तो देयर आर लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल, ठीक है। और अगर हम एंटरटेनमेंट में भी हम बहुत एक्सट्रीम जाके बस सिर्फ उस तरह का ही कंटेंट, कोई आप ये कहेंगे पॉलिटिकल कंटेंट की तरफ है या सिर्फ न्यूज़ेस, और फिर आपको पता है न्यूज़ में कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में, देखिए मीडिया का रोल है रिपोर्ट करना, ठीक है। हमें एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक लेमैन के लिए, लेकिन हम उसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। समटाइम्स हम उनको एक आप ये कहें कि स्क्रीन के ऊपर लिमिटेड करते हैं, जैसे बच्चों को भी लिमिटेड किया जाता है कि इसके 1 आवर से ज़्यादा आपने स्क्रीन टाइम को नहीं रखना है। इसी तरह से एडल्ट्स में भी जैसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, बाकी इश्यूज जैसे रिलेशनशिप के इश्यूज भी आ जाते हैं, कनेक्शंस के, सोशलाइजेशन के। नो डाउट कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। समटाइम्स हम कुछ लोगों में देखते हैं कि जैसे कुछ सोशल एंग्जाइटी के साथ हैं और वो डायरेक्टली जब किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं, या आप देखें कि ये इसका ट्रिगर भी हो सकता है कि अगर आप टू मच ऑन टू सोशल आप ये कहें स्क्रीन पे हैं, आपके सोशल एक्सपोजर्स नॉर्मल लाइफ में नहीं है, तो आप एक नॉर्मल सेटिंग में लोगों को फेस करने से, उनसे आई कांटेक्ट करने में, उनसे बात करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो डेफिनेटली द सेल्फ एस्टीम इज़ हैम्परिंग और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। अब यही तमाम चीज़ें कनेक्ट होके डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इवन समटाइम एक्सेसिव यूज़ जो है कि आप स्लीपलेस नाइट्स में हैं और आप किसी भी वे में उन चैट रूम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में साइकोटिक इलनेसेस भी ट्रिगर हो जाती हैं, जो हमें रिपोर्ट होती हैं कि ब्रेन ऑल द टाइम जो है वो फास्टली, फिर गेम्स, ठीक है, बच्चे गेम्स में बहुत ज़्यादा, बड़े एडल्ट गेम्स में, ठीक है। इवन आप ये देखें कि मेंटली एक अटेंशन स्पैन और एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है और इन ट्रेंड आ चुकी हुई है वो रील्स हैं, ठीक है, स्मॉलर क्लिप्स हैं। पीपल हैव नो टॉलरेंस टू वॉच द मूवी फॉर लाइक ड्रामा
फॉर 1 hour. आई हैव सीन पीपल कि जो एक छोटा क्लिप देखेंगे देन दे विल, या वो छोटा सा सॉन्ग या कोई भी आप कहें कि कन्वर्सेशन उनको होगा कि चलें जी अब आगे कुछ देयर शुड बी समथिंग न्यू, इसको अब एक्सप्लोर करें, अब नई चीज को हमें देखना चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एक पर्सन जो इस तरह से कॉन्टिन्यूस स्टेट में है, दे हैव देयर लेसर अटेंशन स्पैन, ठीक है, दे कैन नॉट फोकस, उनकी स्टडीज और उनके लिए जो एक लॉन्गर और में हमें ये चीज रियलाइज भी नहीं हो रही होती कि कोई डिसऑर्डर है या कोई मसला है हमारे साथ। हम इसको हमने इतना नॉर्मलाइज इन चीजों को कर लिया है कि हमें वो चीजें फील नहीं होती, हम समझते हैं ये बिल्कुल रूटीन का हिस्सा। अच्छा, अब नेक्स्ट और अब देखें आपका अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब हो गया, किताब पढ़ने की आदत नहीं रहेगी, किताब के बजाय आप ये देखें कि लोग जो है वो जो अपने लैपटॉप्स हैं या टैब्स, मैं तो फिर भी कहती हूँ कि बिल्कुल छोटी स्क्रीन पे चीज़ों को वॉच करने से बेहतर है कि एक बड़ी स्क्रीन पे बच्चा भी देखे, एटलीस्ट एक मॉनिटरिंग होती है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर वॉचिंग बेसिकली। और जो ये अटेंशन स्पैन की बात हुई है, तो आप ये देखें कि आपका अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब हुआ, आपकी स्टडी में डिक्लाइन आया, ऑब्वियसली फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी फेवर में उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो दैट लीड्स टूवर्ड्स डिप्रेशन, दैट लीड्स टूवर्ड्स एंजाइटी एंड अदर टाइप ऑफ इश्यूज, ठीक है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि इस सोशल आइसोलेशन में और पुअर कोपिंग, जब आप प्रॉपरली एक सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर आप फॉल्स किस्म के कनेक्शंस बनाते हैं और आपको कोई सुनने वाला, या आप समझते हैं कि आपकी थॉट्स को अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है, तो पीपल आर लाइक ऑन पार्टीज, ऑन दे आर ऑन ड्रग्स, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट वे में हमारी सोसाइटी ने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, और वो चीज़ आप ये कहें कि चिल के नाम पे और उसके नाम पे स्टार्ट होता होता आप एडिक्शन वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन की भी लोगों को एडिक्शन हो चुकी हुई है कि आप थोड़ी देर के लिए लेंगे, दे हैव देयर रिग्रेसिव आउटबर्स्ट। तो वो किस तरह से लोगों को पता चलेगा कि हम इस तरह के डिसऑर्डर्स में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं? हमें यहाँ पे हमारे यहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन या लैक ऑफ टॉलरेंस वगैरह जैसे बहुत सारे रवैये पाए तो जाते हैं, लेकिन लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा होता कि उनको किसी तरह का मेंटल इशू आ रहा है या उनको किसी तरह की जो है वो डिसऑर्डर उनकी बॉडी में चल रहा है। तो इसकी क्या रीजन हम रियलाइज नहीं करते और उसी के साथ अपनी लाइफ को जो है वो लेकर चलते रहते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ हम जो है वो डिफरेंट फेजेस में डिस्टर्ब रहते हैं। तो रियलाइजेशन किस तरह से लोग कर सकते हैं और कैसे वो हेल्प के लिए, जो आपने कहा था कि वो सीख करना चाहिए, तो वो कैसे वो पहुंच सकते हैं? सबसे पहले तो इस चीज का हमें इंतजार नहीं करना है कि एक प्रॉब्लम है, हम फैमिली के लेवल पे खुद डिस्टर्ब हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन या मदर का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो चुका है, बच्चा कुछ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर जब भी उसको ड्रैग करके लाया जाता है तो उसके एग्रेसिव आउटबर्स्ट आ रहे हैं, वो इरिटेबल हो रहा है, वो आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब लगती है कि ये, या फिर उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, लाइक दे आर नेचुरली जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं कि दिन को जागना है और रात को सोना है, उस साइकिल में स्विच हो गया है, ठीक है, कि वो रात को जाग रहा है और दिन को सो रहा है। तो दीज आर द अलार्मिंग पॉइंट्स कि जिसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने से पहले ही, उसको बहुत बड़े मेंटल हेल्थ के इशू में कन्वर्ट होने से पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उससे डिस्कस करें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं। और अगर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, इवन दो मैं आपको ये बताऊं कि देयर इज़ नो हार्म टू डिस्कस एंड टू कम फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। हमारे यहाँ इस चीज़ को हम दो तरह से आप ये कहें कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारी जो इलनेसेस हैं बेसिकली, उसको हम देखते हैं कि एक वो इलनेसेस हैं जिसमें आपका रियलिटी से कांटेक्ट रहता है और आप खुद फील करते हैं कि आई नीड हेल्प, ठीक है, कि मैं इमोशनली आज बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत सैड रहती हूँ, मैं किसी भी सोशल गैदरिंग में होती हूँ तो मैं अपनी इन पार्टीज़ को या अपनी आप ये कहें कि सोशल इंटरेक्शंस में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती जैसे मैं पहले कर रही थी। मेरी जो भी फंक्शनिंग है, अगर आप जॉब करती हैं, अगर आप स्टूडेंट एकेडमिक्स में हैं, तो वो चीज़ भी आपकी डिक्लाइन में आ चुकी है। तो देन यू शुड कम, और वो पर्सन एक्सप्रेस करता है आके कि मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी से बिल्कुल आप ये कहें कि एक लाइन दूसरी साइड पे भी हमारी ड्रॉ होती है जिसमें हम कहते हैं साइकोटिक इलनेसेस की कैटेगरी, ठीक है। साइकोसिस इज द काइंड ऑफ इलनेस जिसके अंदर रियलिटी से कांटेक्ट जो है पर्सन का वो खत्म हो जाता है। अच्छा। फैमिली मेंबर्स आर टू मच डिस्टर्ब, पर्सन सेल्फ टॉक कर रहा है,
हेलुसिनेट कर रहा है, कि कुछ गैबी आवाज़ों का आना, दूसरों पे शक व शुबा करना, ठीक है, और इस बात को ना समझना कि जो चीज़ें रियलिटी में नहीं हैं उनके लिए तो वो रियलिटी में हैं। ठीक है, तो वो जो फैमिली मेंबर्स जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनको हेल्प सीख ज़रूर करनी चाहिए। और इसी तरह से देखें फिर हमारी कैटेगरीज जो हैं डिसऑर्डर्स की, वो मूड के डिसऑर्डर्स अलग से हैं, यानी कि आपके मूड से, आपके टेम्परामेंट से, आपके बिहेवियर्स के डिसऑर्डर सेपरेट हैं हमारे। इमोशनल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको हम मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही लेंगे। जबकि जो जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो गया, साइकोसिस जो है वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट, और मेनिया वगैरह। किस तरह के होते हैं आप लोग, मतलब कितने सेशंस रखते हैं अगर कोई उसको रियलाइज है कि मैं इस तरह की प्रॉब्लम है इमोशनली, या फिर किसी भी तरह का डैमेज है, या हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज वंस के साथ हम अक्सर उन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाते हैं ना, तो बहुत सारी डिसऑर्डर चलते हैं पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो उससे किस तरह से ओवरकम हम कर सकते हैं और इन सेशंस को किस तरह से हमें जो है वो इनके साथ जो है अटैच हो सकते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में जो है वो डिफरेंट तरह के अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं। हम जो है वो दूसरों के साथ अपनी फैमिली को छोड़ के हम ज़्यादा सोशल मीडिया से दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो उसकी चीज़ की टेंशन है, अगर किसी की पोस्ट पर लाइक ज़्यादा आ गए हैं तो वो भी एक अपने आप में एक स्ट्रेस है कि मेरी पोस्ट पर क्यों ज़्यादा लाइक नहीं आते हैं। अगर आप कुछ भी कॉन्टेंट जनरेट करते हो तो आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे माशरे में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो है वो डिफरेंट तरह की इलनेस की अगर हम स्टेट्स देखें, अपने स्टेजेस देखें अपनी पर्सनालिटी में, तो वो भी हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, किस तरह से हम जो है इसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे सेशंस होते हैं, उन सेशंस को हम कैसे ले सकते हैं, और इस तमाम जितनी भी प्रैक्टिस है इसे कितना नॉर्मलाइज करने की स्पेशली इन फैसलाबाद और पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसी हवाले से हम जो है वो डॉक्टर साहबा से जानेंगे कि क्या हमारे यहाँ ये रवैया अब नॉर्मलाइज हो गया है कि लोग जो है अपने डिफरेंट तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए या फिर वो जो भी सिचुएशंस में हैं उससे निकलने के लिए जाते हैं और कंसल्टेंट से जाके जो है वो कंसल्टेंसी लेते हैं और जो है वो चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मतलब अपने तरीके से भी, और मैं कहूँगी, मैं आपको ज़ीनत अप्रिशिएट भी करूँगी कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया, क्योंकि मीडिया के थ्रू हम अपनी वॉइस एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए इसको रेस तो करते हैं। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर लिहाज से बायो साइको सोशल मॉडल के पूरे फ्रेमवर्क में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, उस लिहाज से सर्विसेज दे रहा है, जिसमें आप ये कहें कि डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट भी हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उनकी भी आप ये कहें कि एक पूरी टीम है, और सोशल वर्कर्स भी हैं। सेशंस होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें यह है कि जैसे हमने अपनी बात ही इस तरह से की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर दें, होने तक इंतज़ार करें। जब बीमारी हो गई तो बीमारी को डील करने के लिए, लेकिन उससे पहले भी तो इश्यूज भी तो थे ना, ठीक है, कि थोड़े इश्यूज आए हैं उसको डिस्कस करना, उसके रिगार्डिंग हेल्प सीख करना। समटाइम्स आप ये कहें कि सेशंस, कितने सेशंस चाहिए, आप ये देखें कि जी स्टैंडर्ड जो हमारे सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ थेरेपी के जो हम चूज करते हैं उन लोगों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। थेरेपी इज लाइक आप ये कहें कि ट्रीटमेंट की ऐसी मोडेलिटी है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो और आपकी थॉट्स को टारगेट किया जाता है और आपके बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाता है, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं इसमें। लेकिन इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इंसान की कोपिंग, और आप ये कहें कि स्ट्रेस से कोपिंग के जो वेज उसने सीखे हुए हैं उसको हम आप ये कहें कि सेटल डाउन करके उसको उसके रिगार्डिंग कोपिंग के बेहतर मेथड्स बताते हैं और लाइफस्टाइल के को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न्स को मॉडिफाई करते हैं कि बार बार वो चीज़ उस तरह से महसूस ना हो। देखें, अगर एक बंदा जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी फील्ड बहुत डीपर है, यानी कि जिसको आप उर्दू ज़बान में कहेंगे कि नफ्सियाती मसले, नफ्सियाती उलझने, ठीक है, ये वो उलझने होती हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। आप किसी प्रोफेशनल से जब डिस्कस करते हैं तो वो बड़ा एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन है जिसने आपको उसके ऊपर सजेस्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि अब वो इलनेस के फेज में आया है
या इशू के फेज में आया है। माइल्ड टू मॉडरेट तक तो हमारा रोल, और डिप्रेशन में बहुत अच्छा इक्विवेलेंट स्टडीज से ये प्रूफ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कि आप थेरेपी लें या आप मेडिसिन करवाएं, आपका इक्वल रिस्पॉन्स है सीबीटी का, ठीक है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस, हम ज्यादा आसान समझते हैं टैबलेट्स को लेना, लेकिन फिर हम तंग भी पड़ जाते हैं कि जब हमें वो लॉन्गर पीरियड के लिए लेना पड़ती हैं, ठीक है। और फिर देखें, एक बच्चों की एज में स्टार्ट होना, एडोलेसेंस में स्टार्ट होना, उस बच्चे की मैरिज भी होनी है, बच्चे की भी मैरिज होनी है, तो हमारा एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी है। और जब आपकी कोपिंग तो नहीं बदली जाएगी ना, दवाई ने कोपिंग नहीं बदलनी है, उसने आपकी रेजिलियंस तो बढ़ा देनी है, उस फेज में से तो आपको निकालना है। लेकिन थेरेपी में हमने कोपिंग के बेस, दिस इज अ स्किल, बेसिकली लाइफ स्किल है, जिसमें आप स्ट्रेस से कोप करने के मेथड्स, डिप्रेशन से फाइट करने के मेथड्स को लर्न करते हैं, और फिर वो जो नफ्सियाती उलझनों की हमने बात की है उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब बात है कि कितने सेशंस। अब अगर हम सीबीटी जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी आजकल जो पर्सनैलिटी इश्यूज में, तो देखें हम जिन चीजों को टारगेट करते हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी है। हमने उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल एवेल्युएट करना है कि किस टाइप की ट्रेड्स इस पर्सन में हैं, ठीक है। एक सर्टेन ट्रेड्स के साथ एक पर्सन, आप ये कहें कि प्रोन होता है कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस को बिल्ट अप करने के लिए, तो अगर आप उसकी पर्सनैलिटी एवेल्युएट करते हैं, उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो आप उसको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आप अपने अंदर ये वाली चीजें लेके आएं। अपार्ट फ्रॉम दिस के फिर हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स, हम कैसा फील करते हैं, हमें क्या थॉट्स आती हैं, थॉट्स हमारी कब बनी, किन एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बनी। देखें, एक ही इंसिडेंट 10 लोगों के साथ होता है, हर एक का एटीट्यूड और फीलिंग सेपरेट है। देन व्हाट इज दिस, साइकोलॉजी सेज कि आपका एक थिंकिंग पैटर्न ऐसा है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे आपको ट्रिगर करता है आपके उन इमोशंस को। थेरेपी सेशंस जो हैं वो आप ये कहें कि ब्रीफ साइकोथेरेपी भी आ चुकी हुई है, 8 to 12 सेशन से लेके 20 सेशंस तक। लेकिन चूंकि हम अपनी सोसाइटी में जिस तरह से देखते हैं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और टाइम फ्रेम भी और बाकी चीजें भी, तो हमने इनको टेलर कर लिया हुआ है। अब इन्हीं थेरेपीज को आप सोल्यूशन फोकस, यानी कि आप डिग नहीं करते रहते पास्ट पे, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उसी पे फोकस करके आप सॉर्ट आउट करते हो। और आप इसको, मेरी तो मैक्सिमम कोशिश होती है 3 to 4 सेशंस में, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बेहतर होते हैं। काफी लोग मेरे पास आते हैं, आम कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं आपके, आप ये कहें कि सोशल एंजाइटी है आपके अंदर, आप ये कहें कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सेल्फ स्टीम लो फील होती है, यू कैन कम एंड यू कैन डिस्कस इट। बिल्कुल ठीक है। हम फर्दर भी इस टॉपिक पर जो है वो और भी कौन से एक्सपर्ट्स हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप जो है वो कहते हैं ना कि अपनी जात से अपनी जात तक का सफर वो कैसे तय कर सकते हैं, ये जो दरमियान के गैप्स है उसको कैसे कवर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो इतनी एंग्जाइटी आज के दौर में है, या हमारे आपस के रवैयों में जो एंग्जाइटी है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शार्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन, और हमारी बढ़ती हुई जिंदगी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट तरह के रवैये किस तरह से हमें मुतासर करते हैं, और उसमें जो है हम किस तरह से साइकेट्रिस्ट उनकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि पहले आम ख्याल किया जाता था कि अगर आप पागल हो या आपको कोई जहनी खुदा न खासा मसला है तो ही आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, लेकिन ये नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि अगर आप रूटीन में कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनली, प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप्स को लेकर, किसी काम को लेकर या किसी भी वजह से, रवैयों की वजह से, अपने ही बिहेवियर की वजह से परेशान है और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जो भी आपके नियर बाय जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा मुझे जाना चाहिए, और अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इन टैबूज़ को ज़रूर तोड़ें कि इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी क्या कहेगी कि अच्छा हो ये तो साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो ये तो पता नहीं शायद नफ्सियाती हैं या पागल है। जब तक हम इन टैबूज़ को नहीं तोड़ेंगे तब तक मुझे लगता है हम अपनी लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो फाइट बैक करते रहेंगे। और किस तरह के सेशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, और मजीद किस तरह के सेशंस होते हैं, इसमें क्या मेडिसिन वगैरह को भी यूज किया जाता है, इस हवाले से भी हम डॉक्टर साहबा से जानेंगे कि आप सेशंस के थ्रू काउंसलिंग तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन क्या इसमें आप रिकमेंड करती हैं कि साथ में मेडिसिन का भी यूज करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तो वो इशू है और माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे इलनेस भी है तो उसको थेरेपी से कवर अप किया जा सकता है।
लेकिन ये है कि बहुत सारी इलनेसेस जैसे साइकोटिक इलनेस है, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में मेनिया वाली स्टेज आ जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी में चले जाता है, एग्रेसिव आउटबर्स्ट होते हैं। तो हमारी दो तरह की इमरजेंसीज हैं, एक तो सुसाइड और एक एग्रेसिव आप ये कहें कि आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होना। तो उस कंडीशन में, और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, वी आर ब्लेस्ड इनफ के डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री में है और वहाँ पे टीम वर्क है, ठीक है, और वहाँ पे आप ये कहें कि साइकाइट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट होता है ऑब्वियसली वो तो स्वेयर ही है, ठीक है, तो उसमें जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट का रोल है उसने अपनी मेडिसिन करनी है, और जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने उसके पास को डिग आउट करके उसको कोई सॉल्यूशंस देने हैं, वो भी उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के वो भी हमने करने हैं। तो सब साइडरी। अब ये है कि अगर हम ट्रीटमेंट की एक मोडेलिटी को चूज करते हैं तो आप ये कहें कि प्रोसेस जरा प्रोलॉन्ग चलता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से अब मॉडर्निज्म भी है और टाइम भी कम है, रिसोर्सेज भी उसी तरह के होते हैं, तो दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन लेके चला जाए तो उसका आउटकम बहुत अच्छा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने मेडिकेशंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उनकी जो स्पेशलिटी है वो पहले उन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी को, जो कि ओवरऑल डिफरेंट आप ये कहें डोमेन्स में, और उसमें फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलिटी की जाती है, ठीक है, तो वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मेडिसिन जो हैं वो साइकाइट्रिस्ट जो कि MBBS किया हुआ है और उसने साइकाइट्री को एज ए फील्ड चूज किया है, जैसे हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज किया है, वही मेडिसिन करेगा, ठीक है। तो देखें, हमने अपनी जिस तरह से प्रोफेशनल एक बाउंड्री है उसमें रहते हुए सर्विसेज देनी है और लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है। लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं, पीपल आर वेरी सिंपल समटाइम्स, कि उनको आइडिया नहीं होता है या कुछ इस तरह से। लेकिन मैं अब एक चीज़ को मीडिया से ही इस चीज़ को ज़रा रिलेट करूंगी। द पॉजिटिव थिंग इज दिस कि हमारी यूथ को बहुत अच्छे से पता है कि हमें थेरेपी पे जाना है, ठीक है, हमें हेल्प सीख करनी है, हम इमोशनली हमारा आउटबर्स्ट हो रहा है, हमारे से ये चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं, तो थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग होती है डे टू डे इश्यूज के लिए, जैसे आपने कोई करियर चूज करना है, आपकी प्री मैरिटल काउंसलिंग के जी आपके क्या रोल्स होंगे, नॉर्मल चीजों की। थेरेपी होती है डिसऑर्डर्स की बेसिकली, ठीक है, कि अगर इलनेस हमने डायग्नोज कर लिया है, हमने असेस कर लिया है, तो हम उसको, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि असेसमेंट तो डॉक्टर ने भी करनी है, असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी करनी है, ठीक है, हिस्ट्री भी है, उसको टेस्टिफाई भी करना है, लेकिन ट्रीटमेंट के पॉइंट पे उन्होंने अपनी डोमेन में मेडिसिन में चले जाना है और हमने साइकोलॉजिकल थेरेपीज में चले जाना है। एक चीज जो मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि देखें, पागल होना या पागल कहना वो तो हमारे ये है ना कि स्लैंग लैंग्वेज में जनरली भी हम कहते हैं, लेकिन पागल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक चीज जो है कि नफ्सियात, ठीक है, इंसान का नफ्स जो है उसमें क्या इश्यूज हैं, वो चीजें जिनका एक्सप्रेशन ना सोशली है, मॉरली है, आप उसको हमारे से डिस्कस करें, ठीक है। हम आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ एज ए न्यूट्रल पर्सन एक राइट वे में डायरेक्शंस देंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो देखिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्प सीख करनी चाहिए, मतलब, लेकिन जो अवेयरनेस भी आती है वो सर्विस की डिलीवरी से आती है, ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम थोड़े से हेल्प पसंद हो गए हैं। कोई भी फील्ड अगर हम लोग देखते हैं, आप भी यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं लोगों को, इसमें आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट और आपकी, आप ये कहें कि परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है। आपका एटीट्यूड कैसा है अपने प्रोफेशन को लेके, इट मैटर्स, ठीक है। तो थेरेपिस्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या उनका एटीट्यूड, उनकी परसिस्टेंस, उनकी कमिटमेंट उस तरह की है कि वो फील्ड को उस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो डिपार्टमेंट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप ये कहें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में
MS या MPhil करवा रही हैं, वो सब हमारे पास इंटर्नशिप के लिए अच्छा, अगर आपके पास से students ये को पूछो भिजवाते कि हैं। आपके पास तो बहुत रूटीन में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि 200-250 के करीब जो है वो पेशेंट्स को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो मेजॉरिटी इसमें रेशो क्या हमारी फीमेल्स की है या इसमें मर्द हजरात की है? किस तरह के प्रॉब्लम्स वो आके डिस्कस करती हैं? क्योंकि और एज बहुत मैटर करती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत यंग लोग भी जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि पहले तो ये है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो ज्यादा फीमेल्स में प्रेवलेंट हैं। ओके, ठीक है, ओवरऑल वैसे ही इसकी प्रेवलेंस फीमेल्स में इसकी रेशो ज्यादा है। इसकी वजह ये भी है कि आप ये कह सकते हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप प्लस उनके रोल्स और हार्मोनल चेंजेस और बाकी चीजों की जो है ना आपके कि उनकी लाइफ जल्दी स्विच होती है, मल्टीपल रोल्स ऐसे हैं। तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, फिर पोस्टपार्टम वाला फेज, बेबी बर्थ है, इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से फीमेल्स का टेम्परामेंट भी अल्लाह ताला ने ही इस तरह का बनाया है कि साइकाइट्रिक इश्यूज फीमेल्स में इसकी रेशो एज कंपेयर टू मेल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और जहां तक हम देखते हैं कि यूथ किन लोगों में ये, मतलब अगर फिर हम उससे अगले क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो आपने मेरे से पूछे हैं, तो देखिए इसके अंदर ना कोई वो बाउंड्री उस तरह से एज रेंजेस की नहीं है, लेकिन जाहिर है एडोलेसेंस और यंग अडल्टहुड के प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। हाँ जी, अब तो चाइल्डहुड के अब डोमेन सेपरेट हो गई हैं कि चाइल्ड साइकाइट्री सेपरेट है, अडल्ट सेपरेट है। ठीक है, और जेरियाटिक जिसको हम ओल्ड एज एल्डरली केयर कहते हैं वो सेपरेट है। लेकिन चूंकि अब सर्विस को तो मेरा ख्याल से डिलीवर करना चाहिए राइट वे में। और वैसे भी ये जितने भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं पूरे थ्रू आउट द सेशन, और ज्यादा मैंने इसलिए डॉक्टर साहब को सुना है ताकि सुनने वालों को इस चीज की रियलाइजेशन हो कि ये सब चीजें होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बर वक्त जाके जो है वो आपको कंसल्ट करना है, आपको अपने प्रॉब्लम से कैसे आप बाहर निकल सकते हो उसके लिए एक राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक राइट पर्सन की जरूरत होती है। तो साइकेट्रिस्ट को और साइकोलॉजी को जो है ना वो लोग समझने के लिए, आपको अपनी साइकी को भी समझने के लिए जो है वो सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो जरूर इन टाबू से बाहर निकलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम का हल जो है वो तलाश करने के लिए जितनी हो सके वो पॉजिटिव एफर्ट्स आपको जरूर करनी चाहिए और अपने माशरे में इन चीजों को नॉर्मलाइज भी करें और एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड की तरह जो है ना वो बने। और आपको बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। इंशाल्लाह कल बशर्ते जिंदगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।